की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। पॉलिटिकल क्राइसिस तो मुल्कों में आते रहते हैं, कोई नई चीज नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। सवाल ही पैदा नहीं होता, आखिरी बॉल पे भी लड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख में यकीनन ये एक बहुत अहम दिन है। वज़ीर आज़म साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वज़ीर आज़म नहीं रहा। इस क्राइसिस का ये है एक फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस, ये बाहर से साजिश है पाकिस्तान की। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और आज सवाल यह कि क्या इमरान खान के तख्ता पलट का मेगा शो शुरू हो चुका है और क्या इमरान खान भी पाकिस्तान के 75 साल के उस इतिहास में शामिल होने जा रहे हैं जिसमें कोई भी प्रधानमंत्री आज तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इमरान खान भी क्या उसी फेहरिस्त में शामिल होने जा रहे हैं? सवाल यह भी कि क्या यह पाकिस्तान के उसको पापों की सजा है जो अल्पसंख्यकों का नरसंहार करके उसने किया। इसलिए हमने कहा कि पाकिस्तान के पापों का घड़ा क्या भर गया। क्या ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवाद का केंद्र बनने की सजा है कि वहां हमेशा सरकार सेना के रिमोट कंट्रोल से चलती है? क्या ये पाकिस्तान को कश्मीर में इस्लामिक कट्टरता की आग लगाने की सजा है कि आजादी के बाद से पाकिस्तान में लोकतंत्र सेना की बैसाखी के सहारे चल रहा है और इस बार भी सेना की बैसाखी के सहारे चल रही इमरान खान की सरकार कभी भी मुंह के बल गिर सकती है। पाकिस्तान के पाप तो अनगिनत हैं, लेकिन आज ही पाकिस्तान के 2 नए पाप आपको दिखाते हैं। जो हो रहा है पाकिस्तान में वो एक तरफ, लेकिन क्या पाकिस्तान के पापों का घड़ा भरा और वो कौन से आज के 2 पाप? वैसे तो फेहरिस्त इतनी लंबी थी, लेकिन 2 पाकिस्तान के पाप आपको दिखाते हैं कि ये तस्वीर देखिए, जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुए आतंकवादी हमले का ये वीडियो है। ये महिला बुर्के में आई और ये देखिए बुर्के में इसने हाथ इसके हैं लेकिन ये हाथ पाकिस्तान के हैं। ये बम फेंका इसने, सीआरपीएफ कैंप पर बम फेंक रही है महिला। कश्मीर में बार बार पाक समर्थित आतंकवाद फैलाने की सजा क्या आज मिल रही है पाकिस्तान को, इमरान खान को? दुनिया में अस्थिरता फैला रहा है जो मुल्क, वो खुद स्थिर कैसे होगा? ये तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिए, किस तरह से बुर्के में आई एक महिला जम्मू कश्मीर में और कैंप पर ये बम फेंका और फिर वो वहां से चली गई। ये आज की तस्वीर है, इसलिए हम कह रहे हैं ना, ये सोपोर में फेंका गया, लेकिन इसके पीछे हाथ पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी समर्थित जो आतंकवाद कश्मीर में। और एक और आज आपको बता दें, दूसरा वीडियो जो है वो इमरान खान के मंत्री शेख राशिद का है। आज इमरान खान लगभग इस्तीफा देने वाले मूड में है, वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो लड़ेंगे। इमरान खान के आतंकी चेहरे की पोल खोल के रख दी शेख चिल्ली मंत्री ने। शेख रशीद, माफ करिएगा, शेख चिल्ली नहीं, शेख रशीद मंत्री इनका नाम है। इमरान कैबिनेट में मंत्री हैं और इमरान ये पाव जो बताते हैं, पाव 2 पाव वाले जो न्यूक्लियर बम लेकर आते हैं, शेख राशिद इनका नाम है, इमरान कैबिनेट में मंत्री हैं। इमरान खान के सामने कह दिया कि नवाज शरीफ ने भारत को अजमल आमिर कसाब का पाकिस्तान का पता बताया था। खुद पोल खोल दी कि मुंबई हमला अब तक पाकिस्तान डिनाई करता था। हैरान हो जाएंगे आप, शेख रशीद इमरान कैबिनेट में मंत्री इमरान खान के सामने इमरान खान की पोल खोल रहे हैं कि हमने भेजे थे आतंकी मुंबई हमला करने के लिए, कसाब पाकिस्तानी था। पोल खोल, कबूलनामा सबसे बड़ा, और इसी पाकिस्तान के पाप की सजा आज मिल रही है, या इमरान के पाप या पाकिस्तान के पाप की सजा पाकिस्तान को मिल रही है। सुनिए आप, शेख, कान खोलकर बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, सबसे बड़ा कबूलनामा है, सुनिए। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया, इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। प्राइम मिनिस्टर साहब डटे रहना, मैं तो आपको बहुत
अर्ज करता रहता हूं। देखिए, हमारे साथ संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार मोना आलम जी हैं। मोना जी, आपका स्वागत। संबित भाई, आपका स्वागत। और मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर बख्शी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संबित, यही पापों की सजा भुगत रहा पाकिस्तान। मेरे ख्याल से आज तक 75 साल में कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और ये अभी कबूलनामा शेख रशीद। देखिए अमन भाई, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, ये तो खैर पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है। ठीक बात है, इमरान खान नया पाकिस्तान का वादा लेके आए थे, मगर जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है या पाकिस्तान में इससे पहले जो हुआ, नो प्राइम मिनिस्टर हैज़ एवर कंप्लीटेड हिज कंप्लीट टर्म इन द ऑफिस, ये पाकिस्तान के लिए नया नहीं है। पाकिस्तान के लिए कहा जाता है ना कि जनरली अ कंट्री पोजेसेस एन आर्मी, जनरली एक देश के पास एक आर्मी होती है, बट पाकिस्तान इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर द आर्मी पोजेसेस द कंट्री। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा अपवाद है जहां की आर्मी के पास एक देश है, आर्मी के पास एक कंट्री है, वो पाकिस्तान है। तो स्वाभाविक रूप से आज ये जो आपने जिनको शेख चिल्ली मंत्री कहा, वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं था, वो वाकई शेख चिल्ली मंत्री हैं। ये ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान के छवि को पूरे विश्व पटल में धूमिल किया हुआ है, क्योंकि ये वही मंत्री है जिन्होंने कहा था आधा ग्राम पौना ग्राम का हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब से, और हम वो न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया के ऊपर चलाएंगे जो मुसलमानों को तो छोड़ देगी मगर हिंदुओं के ऊपर जाके फट जाएगी। तो स्वाभाविक है, इस प्रकार की तो मैच्योरिटी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की है। मगर आज शेख रशीद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बड़ी बात कही कि ये पूरा का पूरा मसला जो 26/11 का रहा था, और जिस प्रकार से कसाब का जो एड्रेस था, फरीदकोट वाला एड्रेस, वो नवाज शरीफ ने दुनिया के सामने रखा था। तो ये एक तरह से एक्सेप्टेंस है कि हम ही वो थे जिन्होंने 26/11 कराया था। वैसे ये पहली बार का एक्सेप्टेंस नहीं है, पार्लियामेंट में भी ये एक्सेप्टेंस हो चुका है। बहरहाल पाकिस्तान में जो अब हो रहा है, मुझे लगता नहीं है बहुत कुछ अब बचा है देखने के लिए। मगर एक बात समझ में नहीं आता है कि इमरान खान जी ने अंततोगत्वा जो आज वो राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, आखिर क्यों रुका? आर्मी चीफ से मिलने के बाद उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित किया। देखिए, आर्मी पहले, यहाँ जनरल बख्शी बैठे हैं, वो बहुत अनुभवी हैं, वो आपको बताएंगे आगे चल के। पहले आर्मी की जो टैक्टिक्स थी पाकिस्तान में, जो स्ट्रेटेजी थी, वो डायरेक्ट रूल की थी। वो डायरेक्टली अपने कब्जे में रखते थे, जरूरत पड़ने पर भुट्टो को फांसी पर भी चढ़वा देते थे। अब इनके पैतरे में इस 21वीं शताब्दी में थोड़ा बदलाव आया है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पॉलिटिशियंस डेवलप किए हैं, और समय आने पर मुखौटे के रूप में इन पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़े तो बदल भी देते हैं। ये वही इमरान खान है जिसको 2018 के अगस्त महीने में इसी आर्मी ने, इमरान खान के पास संख्या नहीं थी, 155 की संख्या थी, बाकी जो कॉबलअप किया, अलायंस जो कॉबलअप किया, वो आर्मी ने बैठ के इमरान खान के लिए कॉबलअप किया था, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया। और आज ये वही आर्मी है, जब इनकन्वीनियंस हो गया है इमरान खान से, जब इमरान खान ने डीजी आईएसआई के लिए दूसरी तरह से वकालत की और कमर बाजवा के साथ मिलकर खड़े नहीं हुए, तो बहुत ही एक षड्यंत्रकारी तरीके से, नॉट फ्रॉम द फोरफ्रंट, पीछे से आकर के ये अब नकाब बदलने की प्रक्रिया में आर्मी लगी हुई है। और एक बड़ा स्टेटमेंट यहाँ बाकी बड़े लोग, कमर बाजवा भी बैठे हैं, आपके मोना आलम बैठी हैं और चीमा जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि अभी कुछ दिनों पहले जब आर्मी ने कहा वी आर न्यूट्रल, तो इमरान खान ने कहा था कि ओनली एनिमल्स आर न्यूट्रल, कि केवल जानवर न्यूट्रल होते हैं, मैं भी जानता हूं कि तुम न्यूट्रल नहीं हो। तो ये तो कुल मिलाकर ये जो चेस का खेल चल रहा है, ये जो शतरंज का खेल चल रहा है, उसके खिलाड़ी आर्मी ही है। कमर चीमा जी, शेख रशीद जो मंत्री हैं आज पाकिस्तान में, उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने कसाब का पता दे दिया था भारत को, यानी कि कसाब पाकिस्तानी, मुंबई हमला पाकिस्तान से ही, और कसाब पाकिस्तान, ये इन्हीं पापों की सजा भुगत रहा है क्या पाकिस्तान, जो 75 साल से कोई पीएम आज तक 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया? कमर चीमा, पॉलिटिकल एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट पाकिस्तान से मेरे साथ। चीमा जी, देखिए, पाकिस्तान में जारी बात है डिक्टेटरशिप रही है, मिलिट्री रूल्स रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 2008 से ऑनवर्ड एक डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी रही है, वो इस सेंस में कि कम से कम एक पार्लियामेंट ने 5 साल कंप्लीट किए हैं, भले एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल कंप्लीट नहीं कर सका।
तो इस डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को पाकिस्तानी बहुत अच्छे से देखते हैं। बाकी किरदार रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है या आर्मी के जो अदारे हैं उनका क्या किरदार है। आर्मी ने बड़ा खुल के एक बात जो है वो वाजे की है और आर्मी ये कहती है कि हम हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ हैं, जब जब जैसे जैसे सियासतदान ये समझें कि उनको हमारी जरूरत है हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो और इमरान खान की बात पे आ जाएं तो इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान के पास नंबर ही पूरे नहीं है। आपको 172 सीट्स चाहिए पार्लियामेंट में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। उनके अपने तकरीबन जो 12 से 14, 15, 16 लोग उनको छोड़ गए, उनके जो कोलिशन पार्टनर्स है वो उनको छोड़ गए। तो अब ये कहना फौज कर रही है, फलां कर रहा है, अमेरिका करा रहा है, बरतानिया करा रहा है या इंडिया करा रहा है, इसका तुक नहीं बनता। एक वजीर आजम का काम यह है कि वो अपने टीम पूरी करे, एक कैप्टन का काम यह है कि वो अपने खिलाड़ी पूरे करे। इमरान खान साहब पार्लियामेंट में अपने खिलाड़ी पूरे नहीं कर सके। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इंडिया से, अमेरिका से या इमरान खान साहब खुद गढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने नई रट लगा दी है कि जी मेरे खिलाफ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो गई है, इंटरनेशनली मेरे खिलाफ ये बातें हो रही हैं, जो को मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट या बाकी लोग को इतना सीरियस नहीं ले रहे। क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो ये पार्लियामेंट में डिस्कस होता, ये इंपॉर्टेंट होता तो कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया जाता, वहां पे बहस होती, देखा जाता कि क्या किस मुल्क ने ये क्यों ऐसे किया है। मिसाल के तौर पे आज सहाफियों को बुला के इमरान खान ने कहा कि जी वो हमारे एम्बेसडर को बुला के कहा गया, मुल्क का नाम नहीं ले रहे वो। देखें, अगर ये इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो उस मुल्क का नाम ले। आप क्यों मुल्क का नाम नहीं लेंगे? लेकिन वो कहते हैं कि हम मुल्क का नाम नहीं लेंगे। किसी मुल्क ने हमारे एम्बेसडर को बुला के नोट्स दिए और कहा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कामयाब होना चाहिए, इमरान खान की भी छुट्टी होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान एक मुकदमा अपनी अवाम के आगे रखने हैं, क्योंकि 3.5 साल में इन्फ्लेशन रही, महंगाई रही, मामलात खराब रहे, बैड गवर्नेंस रही, चीजें उस तरह नहीं चल सकी। इमरान खान साहब फिर भी पॉपुलर इस वक्त भी हैं और वो पॉपुलर रहना चाहते हैं। उन्होंने सोचा डिलीवर तो मैं कर नहीं सका तो क्यों ना मैं एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अवाम के सामने ले आऊं जिससे ये पता चले कि ये सारे चोर डाकू कटे हैं, बैनुल अक़वामी साजिश के तहत ये बाहर की हुकूमतों से मिले हुए हैं और मुझे निकालना चाहते हैं। देखो मैं करप्ट नहीं हूं। ये स्क्रिप्ट उनका बहुत हद तक कामयाब स्क्रिप्ट है। बात इमरान की नहीं है, बात तो पाकिस्तान की है ना। हर प्रधानमंत्री का ये हाल है। चीमा जी बात में ब्रॉडर कर रहा था। बात मैं मोना आलम आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद जनरल बख्शी में आपके पास आऊंगा। मोना आलम, मैं जो बात कर रहा था बात इमरान खान की नहीं, बात पाकिस्तान की है। जो बात संबित ने कही, वो जो अभी शायद चीमा जी ने भी कही, 75 साल से कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया। ये वही सवाल है कि क्या मतलब ये जो कसाब वाला पाप पाकिस्तानी, तो सबसे बड़ा कबूलनामा है शेख रशीद का कि हमारे यहाँ का था, फरीदकोट का था। ऐसे कई पाप है पाकिस्तान के जो कश्मीर में पीओके में कर रहा है। ये उन्हीं पापों की सजा भुगत रखे पाकिस्तान। दुनिया में स्थिरता फैलाएंगे, खुद का देश कैसे स्थिर होगा? मौलाना जी देखिए, मुझे पता नहीं मैं पहले किस बात पे कमेंट करूं। पहले तो मैं आपकी ये जो 75 साल वाली आपने तारीख की बात की, इसको मैं इंडोर्स करती हूँ। ये बात सही है और ये एक फैक्ट है। मतलब मैं इसको झुटला नहीं सकती कि दीदी 75 साल में कोई था जिसने अपना टाइम पूरा किया था, ऐसा नहीं है। तो ये फैक्ट है और ये एक बदकिस्मत फैक्ट है हमारे लिए, जो कि मैं मानती हूँ। और इसी वजह से देखिए, नवाज शरीफ जब गए थे उनके आउस्टर पर भी यही बात वो भी करते थे कि कोई इंटरनेशनल साजिश है। ये जो पैनामा पेपर्स आए थे, हकीकत की बात यह है कि पैनामा पेपर्स में सिवाय नवाज शरीफ के किसी को सजा नहीं हुई थी। और जबकि कहा यह गया था कि सबको सजा होगी, जिन जिन के नाम है सब पे छानबीन होगी, सजा होगी, तो किसी को नहीं हुई थी। उस वक्त नवाज शरीफ ने भी कहा था कि इस पे इंटरनेशनल हैंड है। सबसे पॉपुलर लीडर जो हमारे मुल्क के सिविलियन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका जुडिशियल मर्डर हुआ, वो भी यही बात करते थे। उन्होंने अपने इस पूरे असैसिनेशन से, उनके जुडिशियल मर्डर से, असैसिनेशन तो सॉरी नहीं, उससे पहले भी उन्होंने ये बात की थी कि कुछ इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अब उसके ताने बाने पाकिस्तान में यकीनन ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं मान सकती कि 75 साल में एक भी अच्छा आदमी हमारे पास नहीं था जो सिविलियन हो। जो दूसरे फौजी डिक्टेटर्स थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने सबने 10-10 साल से ऊपर हुकूमत की है और किसी ने उनको नहीं रोका, लेकिन सिविलियन हमें एक भी अच्छा नहीं मिला। तो आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। वक्त हो गया है कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। और ये जो सारी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि जब वो सारी चीजें उनके फेवर में होती हैं तो उस वक्त उनको कोई कंस्पिरेसी नजर नहीं आती। उस वक्त वो कहते हैं नहीं सब जायज हो रहा है और बाय द बुक हो रहा है। लेकिन जब वो चीजें उनके अगेंस्ट जाती है उस वक्त उनको कंस्पिरेसी नजर आती है। तो आई थिंक दे मस्ट ऑल्सो ग्रो अप। हमारी सियासी जमातों को भी बड़ा हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए और वो इस बात को मिलकर एड्रेस करें कि ये किसी के साथ भी हो, ये गलत है।
एक दफा मैं समझती हूँ अगर कोई इस चीज को हमने करेक्ट कर दिया, कोर्स करेक्शन हो गई, कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी अपना टर्म मुकम्मल कर गया, तो ये आगे आने वालों के लिए और सारी पार्टीज के लिए एक जिंदगी आसान हो जाएगी। वरना तो आप यकीन करें, एज ऑफ नाउ हाल ये है कि इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो 4 साल से, हमारी तारीख है 4 साल से ऊपर कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। तो सबके लिए ये एक राइटिंग ऑन द वॉल है कि जी जब जैसे ही 3 साढ़े 3 साल हो, सब अपना पैकअप करना शुरू कर दें कि जी अब तो वैसे ही घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि रिवायत ही यही रही है। अच्छा, दूसरा जो आप इसको करेक्ट कर रहे हैं, ये अजमल कसाब और ये पूरे कश्मीर से, मुझे नहीं समझ आता, मतलब आपके यहाँ पर जो भी कोई चीज बुरी हो, आपके यहाँ पर भी जो हालात हैं, उसको आप क्या करेक्ट कर देंगे अजमल कसाब, या आपकी जो बैड डूइंग्स है कश्मीर में, आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने कहां कहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया है, आपने अपनी आर्मी को पुलिसिंग राइट्स दिए रहे, आप कश्मीरियों की रोज उनकी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपको 5 अगस्त 2019 के बाद से आपको हर तरह से आपको इस पे क्रिटिसाइज कर चुके हैं। कोई दुनिया का अखबार नहीं है जिसने आपको क्रिटिसाइज ना किया हो। और आप ये अगर कहें या मैं कहूं कि आपकी तरफ कोई बुरा हो रहा है, कोई चीज बुरी हो रही है, तो उस वजह से हो रही है। तो आई एम सॉरी, ये बिल्कुल ऐसी नहीं होती जैसे ड्रामा की स्क्रिप्ट होती है, ये उस तरह की चीज है, मुझे नहीं ये बात समझ आती। और आज ड्रामा की स्क्रिप्ट तो मोना आलम शेख रशीद ने पढ़ी है, हमने तो नहीं पढ़ी, ये तो आपके मिनिस्टर हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, शेख रशीद। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फरीदकोट पाकिस्तानी, ये तो उनका एक्सेप्टेंस है, उनका कबूलनामा है, ये हमारा तो नहीं है। वही मान रहे हैं कि हमने आतंकी भेजे। देश सरकार चलाने से ज्यादा आतंकी फैक्ट्री चलाने में ध्यान रहा तो यही होगा ना। मैं गलत हूँ, बताइए शेख रशीद गलत है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं उसी बात पे आ रही थी और मुझे समझ नहीं आता, शेख रशीद साहब की पुरानी आदत है, वो कभी कभी अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। ये आज उन्होंने यही काम किया है, मतलब वो अभी नवाज शरीफ को बुरा दिखाने के लिए वो उसके ऊपर आ गए कि अजमल कसाब का पता दिया था और अजमल कसाब पाकिस्तान में है। जिस चैनल ने यहाँ पर गए थे और उसका पता रिवील किया था, वो तो खुद अपनी स्टोरी से बैक ट्रैक कर गए थे। उन्होंने तो खुद कह दिया था कि वो है ही नहीं, ये तो सारी गलत ही स्टोरी थी, कुछ भी नहीं था। आपके अपने फॉर्मर पुलिस चीफ है, महाराष्ट्र के पुराने आईजी है SM मुशर्रफ, उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने कहा कि 26/11 तो असल में आपका इनसाइडर जॉब था। तो शेख रशीद साहब को मुझे लगता है वो अक्सर ऐसा करते हैं, उनको थोड़ा सा इतने रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, वो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये तो उन्होंने पोल खोली ना, और ये सच बताया ना, ये तो सच बताया उन्होंने। अब आप उनको क्रिटिसाइज कर रही हैं, जो पाकिस्तान को आईना दिखाएगा। संबित आप बोल लीजिए, उसके बाद जनरल बख्शी मैं आपके पास आ रहा हूँ। संबित आप बोल लीजिए, और मेरे साथ पाक अधिकृत कश्मीर POK के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी अमजद आयू मिर्जा जी भी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमजद भाई बहुत बहुत स्वागत। पहले संबित आप बोल लीजिए, फिर जनरल बख्शी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। ने मोना जी का जवाब देना चाहता हूं। मोना जी ने अभी बहुत कुछ कहा। मोना जी ने कहा कि भारत में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। देखिए, आप भूल जाइए कि शेख रशीद ने क्या कहा। आप प्लीज अमन भाई, आप जरा वो वीडियो दिखाइए जिसमें इमरान खान खुद भाषण में जाके UN में कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकी तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आतंकी तंजीमें हैं, हमने पाल रखे हैं और हमने मुजाहिदीन को ट्रेन किया है। ये किसने कहा था? ये स्वयं इमरान खान ने कहा है। तो ये आप तो रशीद को भूल जाइए, ये सईद रशीद को आप शेख चिल्ली मानिए, उसको मंत्री मत मानिए, मगर इमरान खान हिमसेल्फ हैज एक्सेप्टेड दिस। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि सबसे ज्यादा आतंकी तंजीमें कहीं है तो वो पाकिस्तान में है। और उसने ये भी कहा है कि हमसे पहले जितनी भी सरकारें हुई पाकिस्तान में, उन्होंने आतंकवाद को लेकर झूठ बोला, क्योंकि यस वी आर द परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म। इस विषय को लेकर हमारे से पहले जितनी सरकारें हुई हैं उन्होंने झूठ बोला, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने वाले फोर्स हम हैं, हमने ट्रेन किया है, ये तो इमरान खान ने कहा है। तो आप यहां क्या सवाल उठा रही हैं राशिद के ऊपर? आप इमरान खान के ऊपर सवाल उठाइए ना। मुन्ना जी, इमरान खान भी गलत, शेख राशिद भी गलत, सब गलत। ये तो एक कबूलनामा मानना चाहिए आपको कि अच्छा किया पाकिस्तान ने, कम से कम टेरर फ्रंट पर अच्छा किया, मानना चाहिए इसको। इमरान खान ने जो मुजाहिदीन के बारे में कहा था, वो एक मुझे लगता है फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट थी। ये बात उस वक्त भी उनकी आइडेंटिफाई हो चुकी थी, और ये जो 30 से 40 दहशतगर्द तंजीमें हमारे यहाँ है ना, वो उन्होंने उस वक्त की बात की थी। आप उसको कॉन्टेक्स्ट क्यों भूल जाते हैं? उसमें उन्होंने बात की थी कि जब कि हमने अफगानिस्तान की जंग में जबरदस्ती हिस्सा लिया था, उसकी वजह से जो टेररिज्म पाकिस्तान में आया था, वो कोई 30 साल पुरानी बात कर रहे थे, वो आज की बात तो नहीं कर रहे थे।
अब आप उसको जाहिर है मतलब आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ें। मैं आपसे बात कर रही थी 26/11 की, आपके पास अगर जवाब है तो आप मुझे कोई एक्सेप्टेंस या कोई एडमिशन दिखा सकते हैं 26/11 का। ये तो आपके मिनिस्टर का है, मैं क्या दिखाऊं? आपके मिनिस्टर का एक्सेप्टेंस है ये तो, शेख रशीद। मैं तो देखिए, जैसे आपने मुझे मेरे मिनिस्टर को कोट किया, वैसे ही मैं आपको आपके फॉर्मर आईजी पुलिस ऐसे मुशर्रफ को कोट कर रही हूँ। उन्होंने तो पूरी किताब लिख डाली है, तो अब उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, कसाब तो पाकिस्तानी था, ये तो आपके मिनिस्टर मान रहे हैं, ये तो आप शेख रशीद मान रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं हमने मुजाहिदों को ट्रेनिंग दी, ये तो आपके मिनिस्टर्स कह रहे हैं। उसमें क्या सबूत देना भाई? पाकिस्तानी आतंकवादी थे। मैं उस पर तो जा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं कश्मीर में जो किया, पीओके में जो आप लोग कर रहे हैं, अभी पीओके में जो आप लोग कर रहे हैं, ये अमजद आयू मिर्जा बताएंगे आपको, उनसे बेहतर कौन बताएगा? अमजद आयू मिर्जा यहाँ पर बैठे हैं, आज जो हो रहा है ये इन्हीं पापों की तो सजा मिल रही है आपको। अगर आप लोग वही सच मानते हैं तो फिर गुड लक टू यू। जाहिर है झूठी फिल्में बना के आप अपने पब्लिक को अच्छा, झूठी फिल्में, कश्मीर फाइल से भी दिक्कत है इनको, कश्मीर फाइल से भी। अब वो इसीलिए दिक्कत यहाँ पे भी कुछ लोगों को कहीं पे। जी मोना जी आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलना चाहती हैं, आप कंप्लीट कर लीजिए मोना जी। मैं सुनना भी चाहती हूँ कि वो क्या चलिए ठीक है, अमजद जी बोलेंगे। अमजद आयू मिर्जा जी हैं जी, अमजद आयू मिर्जा जी। पूछिए क्या पूछना है। जो पीओके में पाकिस्तान कर रहा है उसकी सजा जो हो रहा है पाकिस्तान में। एक मिनट में सर, जनरल बख्शी जुड़ गए, एक मिनट रुक जाइए सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट। पहले मैं जनरल बख्शी के पास जा रहा हूं, एक मिनट सर। जनरल बख्शी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। मैं माफी के साथ सर, माफी के साथ, मैं देरी से आपके पास आया, मैं माफी के साथ सर आपसे सवाल मेरी आपसे गुजारिश है, बोलिए सर। नहीं मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरा व्यूज नहीं चाहिए डोंट कॉल। नहीं जनरल बख्शी, मैंने तो चाहिए था, थोड़ा देरी हो गया, बोलिए सर। नहीं आप विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप बोलिए। व्यूज डोंट कॉल मी। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, बोलिए सर। अच्छा देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने करेक्शन, आप जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था बिल्कुल वही किस्सा पाकिस्तान में फिर दोहराया जा रहा है। द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। नवाज शरीफ साहब ने भी DGISI ख्वाजा साहब को चीफ बनाने की कोशिश की थी और उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट गया, उनको देश निकाला मिला वगैरह वगैरह। ठीक है साहब, यहाँ पे हमने देखा है कि जो नवाज शरीफ साहब थे वो खुद बेचारे प्रोटेजे थे ज़ियाउल हक साहब के। वो एक पंजाबी पॉलिटिशियन चाहते थे, उन्होंने उसको बिल्डअप किया और सियासत तक पहुंचाया। इसके बाद उनको जब वो इनकन्वीनियंट हो गए, फौज ने निकाला। इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ है। वो पहले सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बताए जाते थे, दुनिया भर को मालूम था किसके सपोर्ट से वो आए। ये पाकिस्तान की त्रासदी रही, वहाँ के लोगों की त्रासदी रही है कि द विल ऑफ द पीपल कैनॉट बी अफेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल सॉल्यूशंस। अब जो है वो आए पाकिस्तान की फ़ौज की बिना पर। पाकिस्तान की फ़ौज ने भी एक बड़ा अच्छा सीख लिया है तरीका कि अगर वो इस्तेमाल करते हैं मोहरों को, वो डायरेक्ट रूल नहीं करते, जैसा 30 साल उन्होंने किया। जहां वो जो मोहरा है वो टॉक्सिक हो जाता है, मतलब फौज को लगता है कि अगर हम इसके साथ जुड़े रहे तो ये हमको भी ले डूबेगा, हमारी भी छवि खराब होगी, तो वो इनकन्वीनियंट मोहरे को उठा के बाहर फेंक देते हैं। अपने इमरान खान साहब ने अपना वारंट साइन कर लिया था जब उन्होंने DG की अपॉइंटमेंट में इतना अड़ने की कोशिश करी। ठीक, अब आर्मी चीफ ने उठाकर वहां पे अंजुम साहब को DGISI बना दिया है, फिर भी वो अड़े रहे। वो जानते थे उनका टाइम इज अप, तो वो एक बड़ा तमाशा करके जाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू गो इन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी, डू व्हाट इज कॉल्ड सेरिमोनियल हाराकिरी, जिसको बोलते हैं सियासत के शहीद। वो बनना दिखाना चाहते थे अपने आप को। उन्होंने ये काफी ड्रामा किया है। जो ये चिट्ठी की बात आई है कि मेरे को चिट्ठी आई है फॉरेन से कि आपको जो है वो उठा के पटक दिया जाएगा, आपने अमेरिका की हुक्म मंजूरी करी है, आपको निकाल बाहर किया जाएगा, ये सब सरासर झूठ है। एक रिटायर्ड एम्बेसडर को जिसने बातचीत करी कुछ अमेरिकी दोस्तों से, ऑफिशियल से, वो कह रहे हैं उसने मेरे को आगाह किया कि आपका तख्ता पलट होने वाला है। अरे अगर उन्होंने कम से कम सर्विंग एम्बेसडर से बात की होती तब भी कुछ बात होती, तब भी कुछ बात होती। ये
रिटायर्ड एम्बेसडर, ये तो साहब उड़ती फिरती अफवाह है। जो बाइडेन साहब ने तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब को धमकी दी है कि हम रिजीम चेंज करेंगे। वो मतलब इतना सहम के पाकिस्तान से बात करेंगे कि पाकिस्तान नाराज ना हो जाए। अरे साहब, उन्होंने पाकिस्तान को पूरा अफगानिस्तान हैंडओवर किया था। उन्होंने पाकिस्तान को जो है सारे हथियार अफगानिस्तान के हैंडओवर किए हैं। ये आप जितना भी कुछ कह लें, जो पाकिस्तान की फौज है वो काफी क्लोज है अमरीकी हुक्मरानों के साथ। सबके बच्चे वहां पढ़ते हैं, सबके बच्चे वहां पढ़ते हैं। पाकिस्तान अगर जमहूरियत की भी बात करे तो जो पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल मैथमेटिक्स है वो भी उनके खिलाफ है। ठीक है, ही शुड एक्सेप्ट दैट एंड गो विद ग्रेस, गो विद ग्रेस। लेकिन वो चाहते थे स्पिन डॉक्टरिंग करना, चिट्ठी का वो बनाना चाहते थे एक बड़ा तमाशा, वो सब डैम स्क्विब निकला है। अब मेरा ख्याल उनके कोई और चांस नहीं है सिवाय जाने के। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, चीन ने ये सब सुन के सोचा कि शायद वाकई अमेरिका उनको खदेड़ रहा है, और चीन की एक ऑफिशियल वक्तव्य आया है। मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान की फौज अपने चीनी आकाओं से फोन पे बात कर रही होगी, तारे गरम कर रही होगी कि नहीं साहब नहीं, सब चाहते हैं कि ये जाए, हम भी चाहते हैं ये जाए। तो अब गो नियाजी गो का हो गया। इट्स वेरी सैड, मुझे बुरा लगता है उनके लिए। अच्छे क्रिकेटर थे बट अ वेरी पुअर प्राइम मिनिस्टर। चलिए ठीक सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद अमजद जी आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे, देख रहे हैं आप। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन के इस करीबी दोस्त को जहर देने की हिम्मत कौन कर सकता है। हालांकि मामले से जुड़े लोगों के हवाले से अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह शक जताया कि मॉस्को में बैठे कट्टरपंथियों या यूं कहें कि पुतिन के विरोधियों ने यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत रोकने के लिए इस साजिश को रचा होगा। हालांकि अभी तक इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सनसनीखेज बयान देकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। उन्होंने इस साजिश के पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और यह दलील दी कि कारोबारी रोमन अब्रामोविच ने रूसी हमले को रुकवाने में मदद के लिए यूक्रेन की अपील को मान लिया था। यही नहीं, उन्होंने युद्ध के बाद यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में मदद करने का भी भरोसा दिया था और इसी वजह से वो पुतिन की आंखों में खटकने लगे थे। ये बात भी सामने आई कि रोमन अब्रामोविच ने ही ज़ेलेंस्की की एक चिट्ठी पुतिन को सौंपी थी, जिसमें ज़ेलेंस्की ने लिखा था कि यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। ज़ेलेंस्की की चिट्ठी पढ़कर पुतिन ऐसे भड़के कि उन्होंने गुस्से में यूक्रेन को तबाह करने की धमकी दे डाली। पुतिन को यह चिट्ठी इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि रूस की सेना अब भी यूक्रेन में जीत हासिल नहीं कर सकी है। और अब के बाद जंग का नया केंद्र आर्कटिक सर्कल हो सकता है। ये वो महाद्वीप है जहां तेजी से रूस की सेनाओं की तैनाती बढ़ रही है। नेटो की नजर पहले से आर्कटिक पर है। बर्फ से घिरे आर्कटिक पर अब तक की सबसे बड़ी जंग छिड़ने के पूरे आसार बनते दिख रहे हैं। ब्रिटेन और रूस के बीच जबानी तीर तो चलने भी शुरू हो गए हैं, खासतौर पर तब जब नेटो का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास चल रहा है। नेटो की सेनाएं कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नाम के एक ट्रेनिंग मिशन पर हैं। पिछले 30 साल में इसे नेटो का सबसे बड़ा अभ्यास बताया जा रहा है। लेकिन जब नॉर्वे में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री पहुंचे तो उन्होंने रूस को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की सेना आर्कटिक में सक्रिय है। आर्कटिक में रूस की सेना की मौजूदगी का बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है। ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि रूस जानबूझकर आर्कटिक में अपनी फौज की तैनाती को बढ़ा रहा है, जिससे पूरे इलाके की शांति बिगड़ने का खतरा है। आर्कटिक में फौजों की तैनाती एक नई जंग की तरफ इशारा हो सकता है, ऐसी जंग जिसका हिस्सा रूस, यूरोप और अमेरिका हो, क्योंकि आर्कटिक भविष्य में एक बहुत बड़े खजाने का दरवाजा खोलने वाला है। ऐसा खजाना जो किसी भी मुल्क को मालामाल बना देगा। इसलिए आर्कटिक में फौज की तैनाती का सीधा मतलब यह है कि वहां दावा ठोकने के लिए रूस की फौज पहले से तैनात हो रही है। आर्कटिक से रूस की सीमा लगती है। दावा यह किया जा रहा है कि धीरे धीरे रूस वहां अपनी फौज की तैनाती बढ़ा रहा है। यह एक ऐसा समुद्र है जहां बर्फ की बहुत मोटी चादर सारा साल रहती है, पूरा साल रहती है। इसलिए यहां पर सेनाओं की तैनाती पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब दावा यह है कि रूस अपने बड़े बड़े जहाज आर्कटिक में पहुंचा रहा है और वहां गश्त भी बढ़ा रहा है। वैज्ञानिक लंबे वक्त से दावा करते रहे हैं कि आर्कटिक में बर्फ पिछले कुछ सालों में तेजी से पिघल रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की वजह से 2035 तक आर्कटिक पूरी तरह बदल सकता है। बदलाव यह होने का अनुमान है कि गर्मियों में वहां बर्फ होगी नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो आर्कटिक में प्राकृतिक संसाधनों का जो भंडार है
उसे रूस निकालना शुरू कर सकता है। यह सारी दुनिया को पहले से पता है कि कच्चे तेल के अलावा आर्कटिक में कई प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, जो बर्फ के पिघलने के बाद निकाला जाना मुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में समुद्र के नए रास्ते भी खोजे जा सकते हैं, जिनसे कारोबार आसान होगा, और इन रास्तों पर कब्जा उसी का होगा जिसकी सेनाओं की वहां तैनाती होगी। शायद इसीलिए आर्कटिक की बर्फ पिघलने से पहले ही वहां पर कब्जे की जंग छिड़ गई है। आर्कटिक की बर्फ पिघली तो दुनिया भर के शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, लेकिन महाशक्तियों का ध्यान अभी आर्कटिक में छिपे खजाने पर है। दावा यह है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की चिंता भी इसीलिए है। ध्यान यूरोप की शांति से ज्यादा आर्कटिक पर रूस के कब्जे पर है, जबकि नॉर्वे जैसे छोटे से देश में सेनाओं की तैनाती बढ़ाने के पीछे नेटो का मकसद भी कुछ अलग नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका की नजर भी आर्कटिक के खजाने पर है। इस बीच जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों से लोहा ले रहे अपने फौजियों को रूसी सेना के कमांडर ने सम्मानित किया, जिसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के कमांडर युद्ध के मैदान में मेडल पहनाकर अपने कुछ सैनिकों का हौसला बढ़ाते नजर आए। बताया गया इन सभी फौजियों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के सैनिकों से लोहा लिया और उन इलाकों पर कब्जा करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसीलिए जब रूसी सेना के अधिकारी वहां पहुंचे तो एक छोटे से समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। इसके लिए एक एक कर वो सभी सैनिक अपने अधिकारी के सामने आए और सलामी दी, जिसके बाद उन्हें मेडल से नवाजा गया। साथ ही रूस ने दावा किया कि उसकी फौज ने यूक्रेन के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। उधर एक महीने से भी लंबे वक्त से जारी जंग के बीच रूसी सैनिक यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए आगे आए। वहां रूसी सेना के जवानों ने लोगों को खाने पीने की चीजें और दवाइयां बांटी, जिसके लिए वो हमले की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव के एक इलाके में पहुंचे। वहां रूसी सेना के टैंक और गाड़ियों में भरकर खाने के पैकेट और दवाइयां लाई गई, जिनके रुकते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। रूसी टैंक के आगे झुंड बनाकर खड़े लोगों को जवानों ने उनकी जरूरत के हिसाब से सामान मुहैया कराया। किसी ने उनसे ब्रेड के पैकेट लिए तो किसी ने पानी की बोतलें। इसके अलावा कुछ बोरियां रूसी जवानों ने वहां मौजूद राहत शिविर में भी रख दी, ताकि लोगों के सामने भूख का संकट न खड़ा हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने मारियोपोल में हजारों लोगों को बंधक बना लिया। इसी से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गईं, जिसमें एक गांव के किनारे सड़क में कई गाड़ियों की लंबी लाइनें नजर आईं। दावा है कि इन वाहनों में यूक्रेन के लोग थे, जिन्हें रूसी सेना मारियोपोल में अपने कब्जे वाले गांवों में ले गई। यही नहीं, इसी इलाके की एक और सैटेलाइट तस्वीर में कुछ टेंट दिखे, जिन्हें रूसी सेना की तरफ से घेरने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि इन्हीं टेंटों में करीब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार अंक गणित आपको दिखा देते जल्दी से, देश ने झुकने देंगे, डिबेट में आगे बढ़े उससे एक बार अंक गणित आप देख लीजिए कि क्लीन बोर्ड होंगे इमरान। देखिए कुल जो नेशनल असेंबली में जो सांसद है वो है 342। अब चाहिए बहुमत का आंकड़ा कितना है, वो है 172, 172 चाहिए। इमरान की पार्टी के पास 163 है, 155 प्लस और थे, लेकिन कई साथ छोड़ गए हैं, 22-24 उनके और 22-3 दल सहयोगी छोड़ गए हैं। विपक्ष के पास नंबर बढ़ा 178, मतलब जाना लगभग तय है। फ्लो टेस्ट होगा, वोटिंग होगी 3 से 4 तारीख, तो फिर जाना लगभग तय है। विपक्ष के पास 178 है, बहुमत का आंकड़ा 172 है, लेकिन इमरान जो है वो बहुत ही 163 एमपीज के साथ जो है वो 163 है। अब बहुमत का आंकड़ा 172। एक बार ब्रेकअप भी दिखा दीजिए कि पीटीआई के पास कितने हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी कुल 163 जो है, पीटीआई के पास 155 है, पीएमएल-क्यू 4, जीडीए 3, एएमएल 3। ये स्थिति इमरान खान साहब की है। कुल 163 अभी इनके पास है, 163, 163। ऑपोजिशन के पास 178 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया, क्योंकि पीएमएल-एन 84, 56 एमएमए, 56 पीपीपी और 14 एमएमए। बीएपी ने साथ छोड़ दिया, एमक्यूएम ने साथ छोड़ दिया, और साथ जो सहयोगी पार्टी है वो इमरान खान का साथ छोड़कर विपक्ष के। अच्छा, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, बड़ी खबर जो इस वक्त मुझे मिल रही है कि विपक्ष की बैठक हो रही है, उसमें इमरान खान की पार्टी के 22 सांसद शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर है, 22 सांसद, 24 का नंबर था पहले। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। और अब देखिए अब होगा क्या वहां पर, पीएम की कुर्सी जाएगी लगभग तय मानिए। इमरान खान मतलब अपने भी साथी जो है वो भी नाराज हो गए हैं, तो न्याजी जाएंगे। शहबाज शरीफ पीएम की कुर्सी पर नजर है, पीएम की कुर्सी पर नजर है, लेकिन कंट्रोल जो है वो जनरल बाजवा के पास है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 किरदार पाकिस्तान की सियासत के, बाजवा जी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, इमरान खान, लेकिन कंट्रोल बाजवा के पास। फिर से एक बार ब्रेकिंग आपको बता रहा हूं, 22 सांसद इमरान खान की पार्टी के, 22 सांसद वो विपक्ष की बैठक में शामिल हो गए हैं। अब लगभग तय, पीटीआई के बागी भी विपक्ष की बैठक में शामिल हो गए हैं। 22 सांसद,
22 सांसद, मतलब नंबर गेम के हिसाब से इमरान खान पिछड़ रहे हैं, जाना लगभग तय है। देश को संबोधित करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो भी रद्द हो गई, वो भी अब नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, इमरान खान कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। डेथ ओवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं वो, लेकिन वो कहेंगे मैं लड़ूंगा। मेरे साथ पीओके के पॉलिटिकल एनालिस्ट अमजद आयूब मिर्जा। अमजद जी, आपका क्या मैसेज है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए? फिर पैनल आपको नजर आ रहा है, संबित पात्रा, चीमा जी और मोना जी है मेरे साथ। बोलिए आप अमजद भाई। मेरा इमरान खान के लिए कोई मैसेज नहीं है, उसको मैसेज देने का कोई फायदा नहीं है, वो मुकाफात अमल का शिकार है। और मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान अभी 1.5 साल और लगाए ताकि ये पाकिस्तान का पूरी तरह से पठा बिठाए, पाकिस्तान का पूरी तरह से बेड़ा गर्क करे और ये जो नहश मुल्क है ये टूटे, बलूचिस्तान आजाद हो, हम जो भारतीय नागरिक पाकिस्तान के कब्जे में रह रहे हैं, हम वापस अपने भारत माता के साथ जुड़े, पीओजे के जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े, गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख के साथ जुड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब ये झूठा आदमी है, इसके पास कोई ना मेजॉरिटी है ना कोई खत है। ये खत वो वाला खत तो नहीं है वो जो था कबूतर जा 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 चिट्ठी ले जा, ये वो आदमी है, ये इमरान खान वो आदमी है कि इसने इतने झूठ बोले कि जब इसने कहा है शेर आया है तो किसी ने यकीन ही नहीं किया कि शेर आया है। फिर इसका ये है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये इमरान खान, आपको पता है परवेज इलाही को प्रेशराइज करने में इमरान खान ने वो जो ऑडियो होती है मशीन चैनल जिस पे होते हैं उसके जरिए आवाज करके इसने अपने लोगों से 4 फोन करवाए उसको और उन्होंने कहा कि हम फलां बोल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी का एक जिम्मेदार जनरल बोल रहा हूं मैं, और आप समझते हैं कि वो कौन है। और फेक उसको 4 कॉलें गई हैं रात को, जिस दिन ये आसिफ जरदारी को मिल के आया और उनके साथ वादा करके आया कि आपको मुबारक हो, हम आपके साथ हैं, और फिर सुबह ये गया वहां पे। ये सारी बातें लीक आउट हो रही हैं, पाकिस्तान का पठा इसने बिठा दिया है। मैं कहता हूं कोई गवर्नमेंट भी आ जाए पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान को संभाल नहीं सकती। अब सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी की मैं आपको ताजा खबर बताऊं, देखिए कितनी गालियां पड़ रही हैं पीओके से। ये पीओके के भाई हैं, कश्मीरी भाई हैं, आप देख रहे हैं स्थिति। चीमा जी, पाकिस्तानी फौजी मार दिए अभी। चीमा जी, क्या हाल, मतलब ये लोकतंत्र जो है पाकिस्तान में, लोकतंत्र, ये सेना की बैसाखी, ये क्या हाल, क्या हो गया ये? देखिए अमजद साहब जो है ये आजाद कश्मीर से नहीं है, ये लंदन से हैं। लंदन में बैठ के बातें करना बड़ा आसान है, ऑन ग्राउंड आए आप अपने आजाद कश्मीर के लोगों को देखें, अमेरिका के देखिए लंदन में बातें करना बड़ा आसान है। आप लंदन में बैठे, वहां पे बैठ के बात करें, कोई बात नहीं, आपका हक है। चलिए एक एक करके बोल लेते हैं। चीमा जी कंप्लीट कर लीजिए, बोल लीजिए चीमा जी, बोल लीजिए आप एक एक करके। मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मेरा सवाल ले लेते हैं, छोड़िए जो उन्होंने कहा। मतलब ये तो आपने एक्सेप्ट किया, मोना जी ने भी एक्सेप्ट किया। सवाल ये कि लोकतंत्र सेना की बैसाखी पर जो चल रहा है वो क्या स्थिति हो गई है? मतलब भारत और पाकिस्तान एक साथ, आप एक दिन पहले आजाद, वो मतलब, और पाकिस्तान का हाल देखिए आप, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, हाल देखिए, मतलब आप समझ रहे हैं, ये तो इंट्रोस्पेक्शन आपको करना चाहिए। देखिए इस बात पे तो बड़ी देर से हम यहाँ पे बात हो चल रही है कि हमने वो इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सके जो बनाए जाने चाहिए थे। सियासी लीडरान जो हैं वो भी अपॉर्चुनिस्टिक हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, बोरोड ग्रोथ रही है। ये तो कोल्ड वॉर का वक्त में हमने अलायंसेस बनाए, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में अलायंसेस बनाए, तो बाहर से पैसा आया, मुल्क चला। वो जो लीडरशिप थी ना, एक लफ्ज होता है उसको हम बोलते हैं ओलिगार्क एलीट। ये वो बेसिकली एलीट है जो समझती थी हमने पाकिस्तान को तरक्की दे दी, लेकिन क्योंकि हम इंटरनेशनल उस वक्त अलायंसेस का हिस्सा होते थे, पैसा आते थे, तरक्की हो जाती थी, लेकिन वो जो एक ग्रोथ चाहिए होती है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए होती है, वो मिसिंग रही है बहुत देर से। लेकिन मुझे लगता है कि 2008 के बाद से चीजें स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। अब वो मामलात वो नहीं रहे, पॉलिटिकली चीजें इमेच्योर हुई हैं। इमरान खान साहब एक नया एक्टर है पाकिस्तान की सियासत में, जिसको पहली दफा पावर मिली, और वो समझते हैं कि मैं रूल्स ऑफ गेम बदलूंगा क्योंकि मैं स्टेटस को तोड़ने आया हूं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे स्टेटस को तोड़ने के लिए भी आपको कुछ इत्तेहादियों की जरूरत होती है, या 2/3 मेजोरिटी की भी जरूरत होती है। जितनी इस वक्त पाकिस्तान में तकसीम है, बहुत सारा जो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपोजिशन जमातों को सपोर्ट करता है। इमरान खान साहब के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है।
तो इमरान खान साहब अकेले टेबल सेट नहीं कर सकते। तो यहां पे जरूरत इस अमर की है कि पार्लियामेंट 5 साल पूरे करे, जो कि इंशाल्लाह करेगी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वक्त थोड़ा लगेगा, हमें आपसे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा चीजें स्टेबलाइज करने में, लेकिन जिस तरह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, या अभी एक चाइनीज कंपनी ने पाकिस्तान की मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट की है, आइंदा भी हमारा जो आईटी सेक्टर बूम करेगा, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन इससे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तब जाके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। और ये लीडरान को हमारे ये बेहतरी की तरफ है तो खराब क्या होता है पता नहीं चीमा जी, मतलब लोग मजाक में कहते हैं, मतलब ये बेहतरी की तरफ है, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिनिश। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। चलिए संबित भारतीयों के लिए भाई ये जो भी चल रहा है पाकिस्तान में संबित, लोग कह रहे हैं सूरत बदलेगी, सीरत तो वही रहेगी ना, कठपुतली सरकार, रिमोट कंट्रोल तो वही हाथ में रहना है, सूरत शायद बदल जाए, सीरत तो वही रहनी है ना। फिर मोना जी मैं आपके पास आऊंगा। संबित। अमन भाई, आपने अभी कहा और थोड़ी देर पहले ब्रेक के बाद आपने दिखाया कि अंक और गणित, किसके पास कितनी संख्या है और कौन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जीतेगा, कैसे जीतेगा, नीचे अभी वही चल रहा है अंक गणित। मगर पाकिस्तान के राजनीति के मामले में एक बात याद रखिए, यहां अंक गणित काम नहीं करता है, केमिस्ट्री विद द आर्मी ये काउंट करता है। आप मैथमेटिक्स करते रहिए, अंक गणित का विषय नहीं है। और जहां तक ये जो खेल चल रहा है पाकिस्तान में, देखिए एक बड़ी फेमस कहावत थी हिलरी क्लिंटन की कि आप अगर अपने घर के पीछे सांप पालेंगे तो एक न एक दिन ये सांप आपको डसेंगे, आप अगर सांप पाल के दूध पिलाएंगे तो ये सांप आपको डसेंगे। तो आपने वो नेटफ्लिक्स का सीरीज देखा हुआ है ना, गेम ऑफ थ्रोन्स, तो पूरे विश्व में गेम ऑफ थ्रोन्स होता है, पाकिस्तान में गेम ऑफ स्नेक्स, सब सांप एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। वो आर्मी वाला सांप पॉलिटिकल सांप को काट रहा है, पॉलिटिकल सांप ऑपोजिशन को काट रहा है। तो दिस इज गेम ऑफ स्नेक्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। यहां गेम ऑफ थ्रोन्स हो ही नहीं सकता है, ये थ्रोन किसी के पास नहीं होता है। तीसरी बात है, देखिए मैं बिकॉज बहुत लोग यहां इमरान खान साहब के फैन भी है, क्योंकि किसी जमाने में ये वर्ल्ड कप भी लेके आए थे पाकिस्तान के लिए, तो मैं तो आज कहूंगा कि फ्यूचर में किताब जरूर लिखी जाएगी इमरान खान के लिए, फ्रॉम वर्ल्ड कप टू द बाउल, द स्टोरी ऑफ इमरान खान। मतलब वर्ल्ड कप से बोल तक की। आप याद रखिए, आज इमरान खान जाने जाते हैं तो कटोरी के लिए जाने जाते थे, कि कटोरी लेकर के वो कभी रशिया पहुंचे, तो कटोरी लेकर कभी IMF पहुंचे, तो कटोरी लेकर कभी वो UN पहुंचे। ये सुनने में आपको बड़ा सटारिकल लग रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप सीरियसली सोचिए। मोना आलम उनके देश की एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी हैं और एक अच्छी महिला है। मोना जी से पूछिए, मोना जी के दिल में भी क्या गुजरता होगा जब उनके देश के राष्ट्राध्यक्ष UN में जाके भीख मांगते होंगे कि हमें कुछ दे दो। जब रशिया से, अब इन द थिक ऑफ क्राइसिस, इतने बड़े क्राइसिस के बीच में, लो एंड बिहोल्ड कौन उतरता है रशिया में? बाउल लेके उतरते हैं इमरान खान साहब, हमें कुछ दे दो। IMF में कौन जाता है? बाउल लेके इमरान खान। सो फ्रॉम द सागा ऑफ इमरान खान, फ्रॉम द वर्ल्ड कप टू अ बाउल, ये बहुत बड़ी स्टोरी है जो वर्ल्ड में जाना जाएगा। और अंत में मैं मोना जी के लिए कहूंगा, मोना जी आपने तो वो जो शेख रशीद थे उनको आपने नकार दिया, मगर परवेज मुशर्रफ जो आपके इतने बड़े जनरल रहे, 9 साल के राष्ट्राध्यक्ष रहे, आपने तो उनके इंटरव्यू को पत्रकार के रूप में देखा होगा। उन्होंने कहा ना कि ओसामा बिन लादेन इज अवर हीरो, हक्कानी इज अवर हीरो। ये जितने आतंकवादी थे उन सबको उन्होंने हीरो कहा, और कहा 1979 में जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन भेजे गए थे, वो हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चिट्ठी पर रोक लगा दी है, जिसका जिक्र अभी जनरल बख्शी भी कर रहे थे। धमकी वाली चिट्ठी दिखाने का मामला है ये, और अब ये खबर आ रही है कि हाईकोर्ट ने इमरान खान को, पाकिस्तान कोर्ट से एक बड़ा झटका लगाया, इमरान खान को चिट्ठी दिखाने पर रोक लगा दी गई है। ये एक और लगातार खबरें, डेवलपमेंट्स लगातार पाकिस्तान में आगे बढ़ रही हैं। पहले उनको आना था, देश को संबोधित करना था, वो भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं लड़ूंगा। धमकी वाली चिट्ठी जो है वो चिट्ठी वाला मामला, और अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा इमरान खान को, चिट्ठी दिखाने पर रोक लगा दी गई है। आप जनरल बख्शी में आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार मोना आलम आप बोल लीजिए, उसके बाद जनरल बख्शी में आपके पास आऊंगा। मोना आलम, आपने सुना संबित पात्रा को? जी मैंने सुना, और ये जो इकोनॉमिक कंडीशन की बात उन्होंने की है, ये तो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की है, वो मैं हमेशा कहती हूँ एक बड़ा अजीब सा एक हमारा डेड ट्रैप है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं।
जो भी हुकूमत आती है वो पिछले वालों को ब्लेम करती है, लेकिन उनको फिर उसमें मजीद डेट लेना पड़ता है पिछला डेट उतारने के लिए। लेकिन उसको इस तरह से कहना कि ये बेगिंग बोल लेकर जा रहे हैं या ऐसे करके जा रहे हैं, ऑब्वियसली ये लेंडिंग एजेंसीज हैं। IMF के पास आपने कभी गिना है कितने मुल्क गए, कितने मुल्कों ने IMF से डेट लिए या कर्जे लिए? पाकिस्तान इज नॉट द ओनली वन। तो ये एक जाहिर है सॉवरेन एजेंसीज है, बहुत ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को ये डेट वगैरह देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे उससे ज्यादा तकलीफ एज अ पाकिस्तानी, मुझे एम्बेरसमेंट इस बात से कम होती है कि मेरा मुल्क एक इकोनॉमिक डेट ट्रैप में पड़ा हुआ है। ये जाहिर है एम्बेरसिंग बात है, मैं मानती हूँ, लेकिन रिलेटिवली कम है, बजाय इसके कि मैं एक टेरर स्टेट बन जाऊं जैसे इंडिया आज बन गया है आपकी गवर्नमेंट में। तो वो बहुत ज्यादा मतलब जाहिर है इट्स वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। सारे दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाए। मोना आनंद जी, पाकिस्तान का एक नया नाम है दे दाता के नाम। कटोरा कूटनीति से आगे बढ़ नहीं पाते आप लोग, ज्ञान दे रहे हैं 50 ट्रिलियन का। आप वो देखिए चीमा जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अब आपके साथ चीमा जी भी मुस्कुरा रहे हैं। कटोरा कूटनीति से आगे बढ़ नहीं पाते आप लोग। पाकिस्तान का नया नाम दे दाता के नाम, 50 ट्रिलियन का आप पर कर्जो रखा है, सरकार बचाने के लिए मुर्गा काटते हैं इस और बुशरा बीबी जी वो काला जादू भी करते, वो सारी चीजें आपकी गधे बेचते, पता नहीं क्या क्या, और भारत को आप ज्ञान दे रहे हैं। देखिए इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए मोना आलम जी, इसमें कोई बुराई नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है ये। कश्मीर में आतंक का क्या कर रहे हैं आप लोग, पीओके में अभी अमजद जी ने आपको चेहरा दिखाया, एक प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा, तो इसमें बुराई नहीं है मोना आलम जी। संबित ने कुछ गलत नहीं कहा, आपने कहा मुझे भी बुरा लगता है। मैं वही कह रही हूँ, हम लोग ना बहुत छोटी छोटी चीजों को रिलेटिवली कंपेयर कर रहे हैं बहुत बड़े इल्जामात से। जो आपके स्टेट पे इल्जामात लगे हैं उनसे अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो इट इज अ लॉट मोर बेटर। जी करिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। मोना जी मैं आप पूरा बोलिएगा। चीमा जी मैं एक मिनट आ रहा हूं, जनरल बख्शी के पास पहले चले जाते हैं। जनरल बख्शी, सूरत बदलेगी सीरत नहीं, फिर से सेना सरकार। हेलो जनरल बख्शी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, सवाल ये कि सूरत बदलेगी, इमरान की जगह कोई और, लेकिन सीरत नहीं, सेना सरकार, फिर से सेना सरकार। बिल्कुल 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 साहब, बिल्कुल। देखिए लोग पूछ रहे थे इसका भारत पे क्या असर होगा, तो मैंने कहा कि साहब रत्ती भर असर नहीं होगा। आप आयाराम गयाराम जो भी लाएं पाकिस्तान के अंदर, वो होगा फौज का मोहरा, वो होगा फौज की कठपुतली। ये बड़ी ट्रेजेडी है, त्रासदी है पाकिस्तान की। आई फील सॉरी जो मेरे सामने पाकिस्तानी बैठे हैं, मुझे आज दुख होता है उनके लिए कि वो जमहूरियत का कभी सुख कभी आनंद उठा नहीं सके, अपनी सरकार चुनने का। उनकी सरकार चुन के उनको दी जाती है, और भारत को दो धेले का फर्क नहीं पड़ेगा अगर सूरत बदल जाती है, तो जो सीरत है बिल्कुल की बिल्कुल वही रहेगी। ये जो लास्ट में स्पिन डॉक्टरिंग की इमरान खान साहब ने, वो जानते थे हिज डेज आर नंबर्ड। उन्होंने जानबूझकर बड़ा स्पेक्टिकल, बड़ा तमाशा, उनको बड़े फुल स्टेडियम का शौक है, वो चारों तरफ तालियां की गड़गड़ाहट सुनना चाहते हैं, और वो बड़ा तमाशा करके जाना चाहते थे ताकि कम से कम शायद अगली इलेक्शन में उनकी पार्टी को फायदा हो, एज द जायंट किलर, एज यू नो द डेविड वर्सेस गोलियात, कि उन्होंने आर्मी के बेहेमौत को टेक ऑन किया और हिम्मत दिखाई और सियासी शहीद हो गए। शहीद तो वो हैं, वो शहीद इसके बाद हो जाएंगे। मेरे दोस्त जो हैं अपने चीमा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। ये असलियत है पाकिस्तान की, बिकॉज इवन डेमोक्रेटिकली ही हैजंट द वोट्स। तो वो कोई डेमोक्रेटिक हाई प्रिंसिपल भी नहीं साउंड कर सकते। उन्होंने स्पिन डॉक्टरिंग का एक बड़ा अच्छा तरीका दिखाया कि मेरे पास चिट्ठी है, मेरे पास चिट्ठी है। चीन तक घबरा गया कि साहब ये चिट्ठी किसने लिखी है, अगर अमेरिका ने लिखी है तो हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन पता चला साहब ये उनके रिटायर्ड एम्बेसडर साहब कहीं गप पी रहे थे, किसी के साथ विस्की पी रहे थे, उन्होंने उड़ती फिरती कुछ गप सुनी और उनको भेज दी, और इमरान खान वो चिट्ठी को जेब में छुपाकर ऐसी एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि कोई एक्सप्लोसिव बॉम्ब फोड़ने वाले, बड़ा भारी टाइम बॉम्ब फोड़ने वाले। आई एम सॉरी, हिज डेज आर ओवर। लेकिन it is a swan song for Imran Khan, whether democratically और by the military rule के principles के साथ, दोनों तरफ से he has lost all bargaining space। ठीक है, सारे bargaining chips down हैं। लास्ट जो उनका था क्या कहते हैं स्पिन डॉक्टरिंग, वो भी खलास हो चुका है। ठीक, कमर चीमा, लेकिन देश को क्यों नहीं संबोधित करने दिया जा रहा?
इमरान खान को, वो रोका जा रहा है। उनको था पहले, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, उनको शायद संबोधित करना था, पीसी करनी थी, अब वो भी शायद कैंसिल होगी। कमर चीमा, पीसी करनी, संबोधित, क्या इसका क्या मतलब है? सॉरी, नहीं, उनको एड्रेस करना था नेशन को। यू वर सपोज्ड टू एड्रेस द नेशन। ओके। पहली बात तो ये है कि मैं जरा कमेंट कर दूं जो जनरल बख्शी ने और मोना आलम ने कहा। आई थिंक मोना आलम ने बिल्कुल ठीक कहा आपके बारे में कि जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये कहा जा रहा है और इंटरनेशनली लिखा जा रहा है, और जो पाकिस्तान ने भी आपके ऊपर कहा, अगर डॉसियर भी दिए कि आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं, मोना आलम इज एब्सोल्युटली राइट। कमिंग टू जनरल जीडी बख्शी साहब, जनरल जीडी बख्शी साहब की बात से मैं एग्री करता हूं, और वो ये एग्री करता हूं कि इमरान खान ने क्राइसिस क्रिएट किया है। उनको अपना एग्जिट नजर आ रहा था, उन्होंने क्राइसिस क्रिएट किया ताकि वो इसको एक कॉन्स्पिरेसी दे, और जो 3.5 साल में उन्होंने ब्लंडर किए, जो उन्होंने एक उनकी बैड पॉलिसी थी, वो सारी की सारी ये लगे वो मासूम है, उनके साथ जुल्म हो गया, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, डोमेस्टिक एक्टर साथ में मिल गए, और मैं मासूम हूं, मैं देखो मैंने इन चोरों को नकाब करने की कोशिश की, इन डाकुओं को नकाब करने की कोशिश की। इमरान खान बैडली फेल्ड इन दिस, लेकिन इमरान खान एक बहुत बड़ा बयानिया और नैरेटिव बनाने में कामयाब फिर हो गए हैं। ही क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दिस क्राइसिस, आई एग्री ऑन दिस। और जो आपने खिताब की बात की, उसका एक वर्ड कह दूं, मेरा ख्याल है देयर इज नथिंग टू से ऑन दिस, क्योंकि जिस तरह आपने हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया, अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं। इस वक्त जो सिंध हाउस है जहां पे सारी अपोजिशन बैठी हुई है, वहां पे सुनने में आ रहा है कि वो तो 196 लोग लेके बैठे हुए हैं, उनको चाहिए 172 लोग, तो वो तो 20-22 लोग ज्यादा लेके बैठे हुए हैं असेंबली में। तो वो तो जब कल या परसों वोटिंग होगी कल, तो वो तो अपना जारी बात है, वो नंबर पूरे हैं उनके। तो इमरान खान साहब ने क्या तकरीर करनी है? जो बातें थी वो उस दिन जलसे में कह दी, कुछ आज कह दी, कुछ आइंदा कह देंगे, लेकिन देयर इज नथिंग टू टॉक। और इमरान खान ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिवोल्ज नहीं करना चाहेंगे। इमरान खान साहब भी डरते हैं, लेकिन क्या पावर में आना है, सरकार बदलने से, क्या इमरान खान के जाने से आतंकी भेजना बंद करेंगे आप लोग? बस एक लोगों को उम्मीद है कि इतना झटके खा के अब फिर सरकार बदलेगी, फिर चेहरा नवाज शरीफ, इमरान खान, अब सरकार बदलेगी तो क्या आतंकी भेजना बंद करेंगे आप लोग? जो आतंकी फैक्ट्री खोलकर बैठे, वो चीजें क्या खत्म होंगी? चीमा जी, क्या बदलेंगी वो चीजें? देखें, पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है कश्मीर की, टेररिज्म की, ओनली सुने डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल। और ये इमरान खान ने कहा था कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से गन उठा के जाएगा तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुझे इमरान खान की बहुत सारी चीजों से इख्तिलाफ है, लेकिन मैं उनकी इस चीज से एग्री करता हूं, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो एक चीज है, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम जरा पॉलिटिकली मसरूफ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बलोचिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी करवाएं, कुलभूषण यादव के नेटवर्क को ज्यादा पैसा भेजें, या अफगानिस्तान के रास्ते से टीटीपी को फंडिंग करें। हम जरा मसरूफ हैं, आप भी जरा हाथ हौला रखें और दहशतगर्दों को पैसा देना बंद करें कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाए। जरा मोदी जी को कहें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब को कहें, और अच्छे काम देख लें, कभी बुरे काम छोड़ भी। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मेरे प्रधानमंत्री के तो पैरों की धूल भी नहीं है आप लोग, उनका तो नाम भी मत लिया करिए। उनके तो पैरों को धो के पिएंगे तो शायद थोड़ा आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए कोई पाकिस्तानी मेरे प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा कुछ कहेगा ना, तो मेरा तो खून खौलेगा। मैं तो कहूंगा, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों की धूल भी नहीं आप लोग, उनका पांव धोकर पीजिए, चरणामृत पीजिए, तो थोड़ा उद्धार हो जाएगा आप लोगों का। हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। हाँ, बस वो वो आप लोगों को घुस कर मारा है। कोई परवाह नहीं, देखिए, चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं वही कह रहा हूं। नहीं है, मैं आपके टीवी में बैठ के कह रहा हूं, मोदी जी की जरा परवाह नहीं है। आपके मुंह आप मोदी जी के, आपको परवाह होगी उनकी। मैं पाकिस्तानी हूं, एंड आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी नेशनल एंड सिटीजन। चलिए ठीक है, संबित आप बोल लीजिए, संबित, कोई नहीं, एक करके बोल लेते हैं। मोदी मीडिया छोड़ दे नरेंद्र मोदी के पांव की खाक बनना। जी, वो मैं कह रहा हूं, उनके पांव को धोकर आप लोग थोड़ा चरणामृत पी लेंगे तो पाकिस्तानियों का थोड़ा कल्याण हो जाएगा। बाप होता है, बेटा होता है, ठीक है ना? छोड़िए वो सारी चीजें, इसलिए अब आप अपनी हालत पर चर्चा करिए, आपकी क्या हालत है उस पर बात करनी चाहिए। इधर उधर जाएंगे तो फिर सुनेंगे, इसलिए आप संबित पात्र आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं जनरल बख्शी आपके पास आऊंगा। संबित, आपने बोला कि ये कह रहे कि इंडिया वो टेरर एक्सपोर्ट हो, सारी चीजें। संबित, अभी ओसामा बिन लादेन कहेगा कि मैं सन्यासी हूं,
मैं मौलाना हूं, मैं अच्छा हूं और बाकी जो है टेररिस्ट है, तो क्या आप मौलाना, आप ओसामा बिन लादेन के साथ बैठ के बहस करेंगे? बिल्कुल बहस नहीं करेंगे। तो अब ये पाकिस्तान दूसरे देशों को टेरर देश कहेगी तो मैं पाकिस्तान के साथ क्या बहस करूंगा? पूरा विश्व जानता है। और जो प्रपोजिशन आप दे रहे थे मोदी जी को लेके पाकिस्तान को, वो कोशिश भी इमरान खान ने कर ली थी अपने अंतिम दिनों में, मतलब अभी सरकार से निकलने से पहले। याद करिए, मोदी जी की तारीफ तक भी कर लिया था कि मोदी जी देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो तारीफ भी इन्होंने कर लिया है। बहरहाल मैं तो सिर्फ इतना सुझाव दे सकता हूं अपने भाई कमर चीमा को कि कमर चीमा जी, बाद में आप ये कश्मीर और भारत के विषय में सोचना, आप हमसे कैसे डील करोगे ये बाद में सोचना, पहले आपस में कैसे डील करोगे उसकी चिंता कर लो। और मैं तो सुझाव दूंगा कि ये जो क्या था 250 ग्राम का न्यूक्लियर बॉम्ब था आपके पास, 1.25 ग्राम का न्यूक्लियर बॉम्ब है, मुझे लगता है एक दूसरे के ऊपर चलाने का ये सही वक्त है। कहीं अगर छोटा छोटा बॉम्ब चला ही दीजिए आप आपस के ऊपर, ये ना वक्त आ गया है मुझे लगता है। ठीक है, एक मिनट मैं जनरल बख्शी का कमेंट ले लूं, उसके बाद चीमा जी आप बोल लीजिएगा। जनरल बख्शी, एक एक करके सारे बोलेंगे। जनरल बख्शी, सवाल मेरा ये कि आर्मी की गुड बुक्स में रहे हैं इमरान, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, लगातार वो गुड बुक्स में रहे, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतना खटकने लगे? आपने कहा आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर। बिल्कुल साहब, देखिए वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं थे, माफ कीजिए, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। फौज ने उनको चुना। तहरीके लबैक को फौज के ब्रिगेडियर आईएसआई के पैसे बांट रहे थे। क्वादरी साहब को वहाँ कनाडा से फौज लेके आई थी, ठीक है साहब। और वो ही वॉज दी आर्मी फेवरेट। आर्मी ने सोचा एक कैरिस्मेटिक क्रिकेटर है, वो हम पे डिपेंड करेंगे, वो एक पॉपुलर फेस होगा और सीम्स टू बी सिंसियर इन हिज एंटी दिस थिंग रेटोरिक। एक देखिए, जब नेपोलियन जनरल चुना करता था तो वो पूछा करता था इज ही अ लकी जनरल, ठीक है साहब। इमरान खान साहब की किस्मत खराब थी कि एक कोविड उनके टाइम हुआ। चाइना ने बड़ी कोशिश की कि कोविड उस तरफ ना जाए, भारत में ही सीमित रहे, काफी हद तक वो रहे, लेकिन जो छोटी सी कोविड की चपेट पड़ी उससे पाकिस्तान की रही सही इकोनॉमी की तबाही हो गई। बाकी तबाही पाकिस्तान की फौज ने की है। उन्होंने कहा है कि जो भी खिलौना भारत के पास अगर आता है हमको उससे बड़ा खिलौना चाहिए। अगर राफाल आया है तो और कहीं से हमको मिल नहीं रहा, पैसे रोकड़ा है नहीं, लेकिन हम चीन से J-10 जो है जेट फाइटर लेंगे। अगर भारत के पास सबमरीन आ रही हैं, हम चीन से सबमरीन लेंगे। उनके पास अगर टैंक्स आ रहे हैं तो हमको चीनी टैंक चाहिए। ये करते करते जो रही सही जो इकोनॉमी थी वो डुबो दी है पाकिस्तान की फौज ने। इल्जाम किस पे लगा है? इमरान खान पे। इमरान खान को आज जैसे दूध से मक्खी छिटक दी जाती है वैसे वो हुआ। इमरान खान की गलती ये थी, कार्डिनल सिन ये था कि वो समझ सके, वो इस बहकावे में आ गए कि मैं किंग मेकर हूं, मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी है, अब मैं अगला चीफ खुद चुनूंगा। और उन्होंने डीजी आईएसआई के साथ खेल शुरू किया था। ये पासा बहुत बुरा पलटा है। और खासकर जब उन्होंने इंसिस्ट किया, जब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को डिक्लेयर कर दिया गया कि साहब वो नेक्स्ट डीजी आईएसआई है, तब भी वो अड़े रहे, नहीं साहब मेरे को गफूर चाहिए। तो वो मैं समझता हूं तब तक वो समझ चुके थे। आई हैव लॉस्ट द गुडविल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो मैं तमाशा करूं, ठीक सर, और मैं सियासी शहीद बनूं। ठीक है, वो बड़े अच्छे सियासी शहीद बन गए हैं आज। दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया उनको। सीमा जी, मैं संबित पात्रा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं और बड़े मंजे हुए स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन एक बात संबित भाई आपके लिए, पाओ, आधा पाओ, किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 500 किलो, सारे आपके ऊपर चलाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान में रखें। बस ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब को कहे ये पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसियां बनाना बंद करें, और ना अगर कोई एग्रेशन करेंगे तो जवाब में कहा था शुरू में अमन भाई ने, चलेगा सब कुछ आपके ऊपर। एक भी ऐसा यही का कोई एक नहीं, चलाओ भैया, चलाओ भैया, चलाओ शेख चिल्ली भैया, चलाओ। अच्छा, पाव वाले हैं वैसे, यही सब तो आप कर सकते हो। न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकते हो, आतंकवादी भेज सकते हो। आपको ही पता चलेगा। खाने को नहीं है दाना, अम्मा चली भुनाने। नहीं, खाने को नहीं है चने, अम्मा चली भुनाने। घर में गधे बेच करके इकोनॉमी चल रही है, और ये हमारे ऊपर 2.5 किलो, 1 किलो, 1 पाव इसका न्यूक्लियर बॉम्ब चलाएंगे। ये कमाल के लोग हैं।
इसीलिए मजा आता है पाकिस्तान वाले डिबेट में। हालात खराब हो जाएंगे। चलिए।